हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? मैं आज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास नाइन्थ की साइंस बताने जा रहा हूँ, जिसका पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है बच्चों, ये शुरुआत हो रही है आपकी, जो कि ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस से आपकी पढ़ाई करवाई जा रही है। और हमारे स्कूल की 9वीं कक्षा के सभी बच्चे अपनी एक फेयर कॉपी बना लें साइंस की, और मेरे द्वारा वीडियोस पर बताए गए जितने भी नोट्स हैं उनको अपनी कॉपी पर बाकायदा सुसज्जित ढंग से राइट करते रहें। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपके नोट्स को चेक करूंगा, तथा उसके बाद बीच बीच में आप इन नोट्स की फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप पर डालते जाएं, तथा जो भी मैं प्रश्न उत्तर दूं उनको आप सॉल्व करके फ़ोटो खींच करके हमारे ग्रुप पर डालें। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। क्लास नाइन्थ, विषय विज्ञान। मैं राहुल परमहंस आपको कक्षा नाइन्थ की साइंस बताने जा रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है बच्चों? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताता हूँ कि पदार्थ क्या होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। फिर मैं उन अवस्थाओं के बारे में आपको जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वह पूरा आपको बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए इस ऑनलाइन एजुकेशन क्लास पर आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाए। तो मैं सबसे पहले आपको पदार्थ बताता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी एक पेज पर लिख लिया है, और आपको इसे देखना है, समझना है, और इसके बाद में अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है बच्चों? तो ये पदार्थ, अब पदार्थ होता क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने आसपास, ठीक है, जहाँ पर भी हम रह रहे होते हैं और उसके आसपास चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कोई वस्तुएं हों, चाहे जो कुछ हो, सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? पदार्थ, मैटर। क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। अब पदार्थ के बारे में हम डिफिनीशन के तौर पर समझ सकते हैं कि पदार्थ ऐसा कुछ भी, क्या? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो व जिसमें क्या हो? द्रव्यमान होता हो, यानी कि वो उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कहे में मापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। तो ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता हो वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आई बात समझ में? एक बार फिर से, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अब बात आती है कि यह पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो आपको बता दें कि पदार्थ जो होता है वह इस प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने 8 में पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी होंगी कि पदार्थ की जो मूल रूप से अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो फिलहाल हम
इन्हीं तीन अवस्थाओं के बारे में अभी मैं आपको पदार्थ के बारे में बताऊंगा। तो जो हमारा जिक्र हुआ वो क्या हुआ कि पदार्थ किनसे मिलकर के बना होता है। तो पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख ले कि जो हमारी किताबें होती हैं वो एक क्या है, पदार्थ है। पेन जो है, जो अभी मैं ये पेन लिया हुआ हूँ, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। जो हम आसमान पर तारे देखते हैं, आसमान पर सूर्य देखते हैं, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। जो हवा, जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये भी क्या है, पदार्थ है। जिस ग्रह पर या अन्य कोई अन्य ग्रह होते हैं वो भी सब क्या है, पदार्थ। जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है, ये सब ग्रह जो हैं ये भी क्या हैं, पदार्थ हैं, क्योंकि ये सभी के सभी स्थान घेरते हैं और इनमें द्रव्यमान होता है। तथा पानी, पानी भी आपका एक प्रकार से क्या है, पदार्थ है। इत्यादि आदि सभी अवस्थाएं, वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। तो आई होप बच्चों आपको पदार्थ के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पदार्थ मिल करके, जो छोटे छोटे जो कणों से जो मिल करके बनता है, इन कणों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो इन कणों के गुणधर्म, तो आप लोग बच्चों अगली हेडिंग डालेंगे कणों के गुणधर्म, यानी कि पदार्थ के कणों के गुणधर्म। अब ये पदार्थ के कणों के गुणधर्म क्या होते हैं, ये देखिए, ये मुख्य रूप से 3 गुणधर्म होते हैं। कितने होते हैं इनके मुख्य रूप से गुणधर्म, 3 होते हैं। पहला गुणधर्म क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये मैं अभी आपको प्रूव करा के बताऊंगा कि पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो कैसे होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको पूरा प्रूव कराऊंगा। आप जस्ट मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें और आपको ये तीनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दूसरा है हमारा कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं ये आपस में गतिशील रहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको आकर्षित और प्रतिकर्षित के बारे में पता होगा। आकर्षित का मतलब कि एक दूसरे को अपनी ओर, ये क्या हो रहा है, मेरी ये उंगली और ये उंगली, बात करें कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षित मतलब कि एक दूसरे को नजदीक लाना। और प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को अपने से दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पदार्थ के जो कण हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्लियर, तो कणों के गुणधर्म भी आपको क्लियर हो गए। अब मैं आपको प्रूव कराता हूं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह, इनके जो गुणधर्म हैं, ये इनके बीच में पहले गुणधर्म में कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो कैसा होता है। तो देख लीजिए, मैंने ये पहली डेफिनेशन डाल दी है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये मैं आपको प्रूव करता हूँ कि जो रिक्त स्थान होता है ये कैसे होता है। तो इसके लिए आप सभी को अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रयोग करना होगा, और उस प्रयोग के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि पदार्थ के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो किस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए कि जो हम सबसे पहले एक कांच का गिलास ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कांच का गिलास ले लेंगे। उस गिलास पर आधे से ज़्यादा हम क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, यानी कि उस गिलास पर जल डाल देंगे और वो कांच की बाहरी सतह से हमको दिखाई दे कि
हमारा जल ग्लास में कहाँ तक भरा हुआ है। इसके बाद में जहाँ से जल भरा होता है वहाँ से हम एक ग्लास पर एक मार्किंग कर देते हैं कि यदि पानी इस मार्किंग से थोड़ा सा भी घटे या बढ़े तो हमको पता चल जाएगा। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि हम 1 चम्मच 2 चम्मच या 3 चम्मच नमक या चीनी या नमक के टुकड़े या चीनी के टुकड़ों को इस ग्लास में डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद में क्या होगा कि हम उसको पूरी तरह से किसी चम्मच के माध्यम से इस ग्लास के पानी को इतना हिलाएंगे कि नमक का टुकड़ा या चीनी का टुकड़ा इस ग्लास के पानी में पूरी तरह से मिल जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब आप अपने दिमाग से सोचिए ज़रा सा कि जब हम पानी पर कोई वस्तु डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। आपने एक कहानी सुनी होगी, जब एक कौवा प्यासा होता था तो उसको घड़े में एक पानी मिलता था, तो उस चोंच से पानी नहीं पा रहा तो घड़े में वह कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर कर लिया था। तो सेम उसी लॉजिक के हिसाब से आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब हम इसमें नमक का टुकड़ा डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पानी को जहाँ से हमने मार्किंग किया था ग्लास पर, पानी हमारा उतना ही है। अब ये उतना पानी क्यों होता है? इसके कारण क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, क्या होता है? रिक्त स्थान। तो इस ग्लास में जो हमने पानी डाला था तो इन पानी के बीच के कणों में रिक्त स्थान होता है थोड़ा। ठीक है, तो यह जो नमक था उन्हीं रिक्त स्थानों पर एडजस्ट हो गया और पानी का स्तर ऊपर नहीं बढ़ पाया। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होने की वजह से नमक का टुकड़ा या चीनी का टुकड़ा डालने से पानी ऊपर नहीं उठा। लेकिन जब नमक या टुकड़ा होता है, जब इसको हम जल में डाल देते हैं और जब यह नहीं घुलती है तब तक तो पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है, लेकिन जैसे ही पूरी तरह से घुल जाती है पानी का स्तर ऊपर नहीं जाता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको नोट कर लेना है कि जो रिक्त स्थान होते हैं ठोस की 3 अवस्थाओं में जो रिक्त स्थान होते हैं, तो सबसे कम रिक्त स्थान जो होता है कणों में वह ठोसों में होता है। ठीक है, कि पदार्थ यदि हमारा ठोस है तो उसके कणों में रिक्त स्थान बहुत कम होगा। यदि हमारा पदार्थ द्रव होता है तो उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान जो है वो ठोस से अधिक होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि यदि जो हमारा पदार्थ है वह गैस अवस्था में है तो सबसे अधिक उसके कणों में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। यानी कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ठोस में रिक्त स्थान कम होता है, द्रव में रिक्त स्थान उससे अधिक होता है और गैस में जो रिक्त स्थान है वह सबसे अधिक होता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया बच्चों आपको। अब इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट को भी समझते हैं कि पदार्थ के कण जो हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि पदार्थ के जो कण हैं वह निरंतर गतिशील कैसे होते हैं। तो देखिए, ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा। हमको यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक कुछ इसके टॉपिक पर कुछ लिखवा देते हैं जो कि आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। तो क्या है कि पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है यानी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही होती है या जाती होती है
तो उस पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी से हम पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें भी गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। कणों की गति, अब ये जो कणों की गति है ये पहले तो नॉर्मल होगी, लेकिन यदि हम इसका तापमान बढ़ा दें तो इसकी जो गति होती है वह तेज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि तापमान बढ़ने पर, ठीक है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी जब हम किसी बर्तन पर जब पानी को गर्म करते हैं तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है उस पानी में बुलबुले उठने लगते हैं, यानी वो पानी खौलने लगता है। और जब पानी बहुत अधिक गर्म होता है तो पानी बहुत तेज खौलता है। आपने ऐसा देखा होगा अपने घर में, अपने घर में अपने मम्मी को या अन्य किसी बड़े को जब वो पानी गर्म करते हैं, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो चाहे वो चाय बनाने के लिए हो, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है वैसे वैसे पानी पर बहुत तेज तेज बुलबुले उबलने लगते हैं, तो उनकी गति क्या होती है, तेज हो जाती है। इसके बाद में अब एक्सपेरिमेंट मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि ये जो कण पदार्थ के जो कण होते हैं गतिशील कैसे होते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से एक गिलास कांच के गिलास में क्या लेना होगा, पानी लेना होगा। ठीक है, और फिर उस पानी में हम बिल्कुल साम्य अवस्था में गिलास को रख देंगे। साम्य अवस्था का मतलब ये हुआ कि उसको हम छुएंगे नहीं, और ये पानी का जो गिलास में जब पानी भरा जाता है तो पानी हिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गिलास में पानी शांत अवस्था में हो जाएगा। फिर हम उसके ऊपर से क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप यानी कि 2-3 बूंद स्याही डालेंगे। स्याही किस कलर की होती है, ब्लू कलर की, या और किसी दूसरे रंग को मिलाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जैसे ही स्याही गिरती है इस पानी में तो पहले तो इतने पर फैली रहेगी। ठीक है, ये स्याही गिरी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमको इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है और यह स्याही धीरे धीरे अपने आप ही पूरे पानी पर फैल जाती है। ऐसा आपने अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि ये पानी में स्याही पूरी तरह से क्या हो गई, फैल गई। इसका कारण ये हुआ कि जो पदार्थ के कण थे वे गतिशील थे, यानी कि जैसे कि ये पदार्थ का कण इधर से इधर को आ रहा था, इधर का पदार्थ कण इधर को आ रहा था, तो ये आपस में जब मूवमेंट कर रहे थे, गति कर रहे थे, तो ये गतिज ऊर्जा के कारण ये स्याही पूरे ग्लास में क्या हो गई, फैल गई। तो इस प्रयोग के निष्कर्ष से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वे निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे। जो हमारा पहला बिंदु है कि पदार्थ के कणों में जो गति होती है सबसे कम गति ठोस में होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे कम गति ठोस में होती है। फिर पदार्थ के कणों में जो द्रवों के कणों में जो गति होती है वो मध्यम होती है, यानी कि धीरे धीरे होती है। लेकिन ठीक गैस में जो गैस के जो कण होते हैं उन कणों पर गति सबसे तेज होती है, यानी कि गैस में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, द्रव में गतिज ऊर्जा मध्यम होती है और ठोस में लगभग ना के बराबर होती है। तो आई होप बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा पॉइंट भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ।
हमारा तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही तो था हमारा तीसरा पॉइंट। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक दूसरे को आकर्षित करने का मतलब कि मान लीजिए एक पदार्थ कण हमारा ये है और एक पदार्थ कण ये है, तो ये जो कण है एक दूसरे को अपने नज़दीक लाने का प्रयास करते रहते हैं, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए बच्चों इसका भी एग्जाम्पल आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए हमको अपने घर के नल के पास में जाना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे चित्र में नल की जो टोटी होती है उसको बना दिया है और उसको आप आराम से देख सकते हैं। जब हम इस नल के इस कुंडी को या इसको स्विच समझ लें, इसको जब ऑन करते हैं या इसको घुमाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से पानी निकलने लगता है, ये पानी हमारा निकलने लगता है। ठीक है, अब हमें कौन सा अपना प्रयोग करना है कि हमको यह सिद्ध करना है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि हम इसके बीच में कोई एक वस्तु रख दें या एक डंडी रख दें या अपनी हाथ की एक उंगली लगा दें, मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने एक उंगली लगा दी अपनी, ठीक है, इस पानी की धारा के बीच में एक उंगली लगा दी, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जल की धारा है ये दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है ना, सही बात है, ये दो भागों में बट जाती है। लेकिन फिर क्या देखते हैं कि जैसे ही पानी और नीचे गिरता है तो ये जो दो भागों में जो धाराएं बटी थी ये पुनः एक हो जाती हैं। सही बात है, ये जो धाराएं हैं ये एक धारा में फिर आ जाता है और पानी हमारा यहाँ किसी बर्तन में इस बर्तन में पानी भर जाता है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल का मतलब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों कि पहले पानी जैसे हमने टोटी से नल को खोला तो एक धारा बह रही थी, बीच में हमने उंगली लगा ली तो ये पानी की धाराएं दो भागों में डिवाइड हो गई। तो जाहिर सी बात है कि पानी की दो धाराएं नीचे तक गिरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता और पानी जब फिर नीचे आता है तो वही दो धाराएं पुनः फिर एक धारा हो जाती हैं। यानी कि इससे हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इसके जो आपस में जो कण हैं ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनकी जल धारा फिर एक हो जाती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम इस पर भी कुछ पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट हमारा क्या है कि पहला जो पॉइंट है वह सबसे अधिक आकर्षण बल, ठीक है, जो आकर्षण होता है कि कणों में जो सबसे अधिक आकर्षण होता है वह ठोस में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों सबसे अधिक आकर्षण? ठोस अवस्था में, यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था में आकर्षण सबसे अधिक होता है। इसके बाद में पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है उसमें आकर्षण जो होता है वो मध्यम होता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में जो पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है वो क्या होती है? गैस। और जो गैस में आकर्षण होता है वह सबसे कम होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको इस टॉपिक में कणों के गुणधर्म के बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसे आप अपनी नोटबुक पर लिखें और फेयर कॉपी बना लीजिए और जैसा जैसा मैं समझाता हूँ उसको आप डेली का डेली याद करते जाइए और
समझते जाइए। इसके बाद में अब मैं आपको पदार्थ के कणों के गुणधर्म तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको पदार्थ की कणों के गुणधर्मों के बाद में पदार्थ की अवस्थाएं बताता हूँ। तो जो हमारी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वह कितनी होती हैं, तो शायद ये आज आप लोग पहली बार देख रहे होंगे या इससे पहले आपको पता रहा होगा कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वह टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 5 अवस्था होती हैं। पहली जो अवस्था होती है वो होती है ठोस, और दूसरी अवस्था होती है वो होती है द्रव, तीसरी अवस्था होती है गैस। और आज तक आप लोग यही 3 अवस्था पढ़ते आए होंगे, लेकिन इसके बाद भी पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वीं अवस्था है। तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस पर केवल 3 अवस्थाएं ही बताई गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताऊंगा। लेकिन पहले मुख्य रूप से मैं आपको पदार्थ की 3 अवस्थाएं बता देता हूं। इसके बाद में लास्ट में मैं आपको पदार्थ की 5वीं अवस्था भी बताऊंगा। तो इन तीनों अवस्थाओं को प्यारे बच्चों मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक जो लोग मेरे इस YouTube चैनल को जितने लोग देख रहे हैं वह मेरे YouTube चैनल, तो ये मेरा जो भी चैनल जो देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग जो पढ़ रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल राहुल परमहंस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो आपको टाइम टाइम से मिलती रहे और आप घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेज पढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं अगले अपने वीडियो में आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप लोग इनको अपने नोटबुक पर नोट करिए और अच्छे से उसका अध्ययन कीजिए और याद भी करिए। आपके बीच बीच में टेस्ट भी लिए जाएंगे और इस ऑनलाइन क्लास का आपको बहुत ही सुनहरा मौका मिला हुआ है। आप लोग स्कूल में तो एक टाइम पर बंधे रहते थे, इसमें क्या है कि आपको जब टाइम मिलता है दिन भर में तब भी आप मोबाइल को देख करके पढ़ सकते हैं। और ये हमारे प्रधानाचार्य मैडम जी और संचालक सर जी के माध्यम से बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम लिया गया है। इसके लिए मैं बहुत ही मैडम जी को और सर जी को धन्यवाद देता हूं। और प्यारे बच्चों आप लोग उनके इस कदम को व्यर्थ न जाने दें और घर पर ही रह करके खूब अच्छे से मेहनत करें और अपने 9th और आने वाले 10th की क्लास में अच्छे नंबरों से पास हों और घर पर ही रहें, सेफ रहें और कहीं भी इधर उधर ज़्यादा ना घूमें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ठीक है बच्चों, आपसे मैं बहुत जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, सेव लाइफ। धन्यवाद।